हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास। आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है टीजीटी एसएसटी में वर्ल्ड हिस्ट्री का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है सिलेक्शन में, तो बस उसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इसलिए सबसे पहले मैंने चूज़ किया है वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसका मटेरियल हमें यूट्यूब पर काफ़ी कम देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चंस हम विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि हमारे क्वेश्चन भी हो जाए और उसके साथ साथ जो ऑप्शंस में है रिलेटेड टर्म्स हैं हम उनको भी अच्छे से जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1882 में बरार में एक मराठी महिला द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी। एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेते हैं। पब्लिश्ड इन 1882 इन बरार बाय अ मराठी वुमेन हु अमंग द फॉलोइंग रोट अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन। तो आंसर में हमें बताना है कि स्त्री पुरुष तुलना बुक किसने लिखी थी। 1882 में लिखी गई है बरार में एक मराठी महिला द्वारा। ये सारे पॉइंट जो भी मैं मार्क करती हूँ ना, याद रखना। सावित्रीबाई फुले कौन थी? ये फर्स्ट इंडियन फीमेल टीचर थी। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो इनके हस्बैंड का नाम था ज्योतिराव फुले। तो ज्योतिराव फुले की वाइफ थी सावित्रीबाई फुले। फर्स्ट इंडियन फीमेल टीचर थी। इन्होंने महाराष्ट्र में गर्ल्स की एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया है, स्कूल्स खोले हैं उनके लिए। अब बात करते हैं पंडिता रमाबाई। तो ये संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी, एक ब्राह्मण थी और संस्कृत की एक अच्छी नॉलेज रखने वाली थी, इसलिए इनको पंडिता की उपाधि दी गई थी। इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी। शारदा सदन पुणे में, जो कि बाल विवाह से रिलेटेड था। और जो पंडिता रमाबाई है उनको रमाबाई अंबेडकर भी कहा जाता है। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने इनको सरस्वती की उपाधि भी दी थी और ये एक ब्राह्मण फैमिली से थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ताराबाई सिंधे, जो कि एक मराठी महिला थी। उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब लिखी थी। एक और याद रखना, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और उन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ईयर डिड सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द साइंटिफिक सोसाइटी। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1870, 1860, 1868 या फिर 1864? अलीगढ़ में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1864 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1864। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अबोलिश्ड स्लेवरी इन ब्रिटिश कॉलोनीज। तो इसमें बताना है कि जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उसमें स्लेवरी को कब अबोलिश किया गया था, कब ख़त्म किया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो जो स्लेवरी को अबोलिश किया गया था वो चार्टर एक्ट 1833। विच बॉडी वॉज क्रिएटेड आफ्टर द पासिंग ऑफ फर्स्ट नेशनल हेल्थ एक्ट 1848 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ना इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ था प्रीवियस ईयर का वो इंग्लिश में ही है, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने ट्रांसलेट भी कर रखे हैं, जो कि मुझे लग रहा था कि दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन में। विच बॉडी वॉज क्रिएटेड आफ्टर द पासिंग ऑफ फर्स्ट नेशनल हेल्थ एक्ट 1848 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में फर्स्ट नेशनल हेल्थ एक्ट पास होने के बाद कौन सी एक बॉडी बनाई गई थी वो बताना है। ब्रिटिश बोर्ड ऑफ हेल्थ, जनरल बोर्ड ऑफ हेल्थ, नेशनल कमीशन ऑफ हेल्थ या फिर इंग्लिश बोर्ड ऑफ हेल्थ। 1848 में जनरल बोर्ड ऑफ हेल्थ बनाई गई थी। 17वीं से 18वीं शताब्दी में कानूनों की एक श्रृंखला के माध्यम से अंग्रेजी किसानों को सामान्य भूमि और अन्य सामुदायिक संपत्तियों तक उनकी पहुंच से वंचित कर दिया गया था। इन अधिनियमों को क्या कहा जाता है? बाराबंदी अधिनियम, विनियोग अधिनियम या फिर बेदखली अधिनियम या फिर भूमि धारण अधिनियम। इसमें बताना है कि अंग्रेजी किसानों को सामान्य भूमि से और अन्य सामुदायिक संपत्तियों से वंचित किया गया था। तो कौन सा अधिनियम था वो?
राइट आंसर है हमारा बाराबंदी अधिनियम। द टेनिस कोर्ट ओथ इज रिलेटेड टू द मैक्सिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। इसकी मैं डेट आपको बता देती हूँ, 20 जून, 20 जून 1789। अब तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडियाज वॉज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी, मॉरिस डिमोरिस, आर.सी. दत्त या फिर विलियम डिग्बी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक लिखी गई थी आर.सी. दत्त। व्हाट डिड द टर्म हूवर विल्स रेफर्स टू? राष्ट्रपति हूवर द्वारा समर्थित आर्थिक नीतियाँ, न्यू डील के दौरान विलासितापूर्ण आवास परियोजनाएं, हर्बर्ट हूवर द्वारा शुरू की गई संघीय आवास कार्यक्रम, या फिर महान मंदी के दौरान मतलब कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बेघर लोगों द्वारा बनाई गई झुग्गी झोपड़ियाँ। तो राइट आंसर होगा महामंदी के दौरान जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई गई थी उसको बोला जाता है हूवर व्हील्स। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। द ग्रेट इंडियन इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड द फेलियर ऑफ यूरोपियन गवर्नमेंट डील विद इट प्रोवाइड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? 1929 की महान आर्थिक मंदी और इससे निपटने में यूरोपीय सरकारों की विफलता ने निम्नलिखित में से किसके लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की? स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट सेंटिमेंट्स, वीकनिंग ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स या फिर ग्रोथ ऑफ फासिस्ट आइडियोलॉजी। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे उनको स्ट्रेंथ करना था, या फिर जो कम्युनिस्ट सेंटिमेंट्स थे उनका विकास करना था, उनको स्ट्रॉन्ग करना था, या फिर वीकनिंग ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे उनको वीक करना था, या फिर जो फासिस्ट आइडियोलॉजी थी उसका विकास करना था। तो राइट आंसर होगा जो फासिस्ट आइडियोलॉजी थी उसका विकास करना था। गदर आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत आमतौर पर मई 1913 में पोर्टलैंड की बैठक में मानी जाती है। 1913 में पोर्टलैंड की बैठक में गदर आंदोलन की, जिसने एक कार्यसमिति और एक साप्ताहिक पत्र गदर की स्थापना की। ये क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। निम्नलिखित में से कौन इस संगठन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो कौन इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे उसके बारे में बताना है हमें। सरदार उधम सिंह, हरनाम सिंह, भाई परमानंद या फिर सोहन सिंह भाकना। हरनाम सिंह भी थे, परमानंद जी भी थे, सोहन सिंह भाकना भी थे, लेकिन जो उधम सिंह है वो नहीं थे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, सरदार उधम सिंह। एक चीज़ और याद रखना, जो गदर पार्टी थी 1913 में इसकी स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, ठीक है। इसके मेंबर्स थे हरनाम सिंह, परमानंद, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेता है लाला हरदयाल, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड तो लाला हरदयाल का नाम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अबोलिश्ड स्लेवरी इन ब्रिटिश कॉलोनीज? इन द ब्रिटिश कॉलोनीज। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो एक ही शिफ्ट में, ये सारे एक ही शिफ्ट के चल रहे हैं क्वेश्चंस। तो 1833 में जो स्लेवरी एक्ट था उसको अबोलिश किया गया था ब्रिटिश कॉलोनीज में। द वीकली गदर वॉज स्टार्टेड बाय, देखो ये क्वेश्चन भी एक ही शिफ्ट में दूसरी बार रिपीट हो चुका है। तारकनाथ दास, लाला हरदयाल, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। अभी हमने बात की थी गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये वाला तो पक्का याद रखना, ठीक है। और कौन कौन से नाम थे अभी हमने देखा था? परमानंद था, सोहन सिंह भाकना था और हरनाम था। हरदयाल अलग है और हरनाम अलग है, ठीक है। गिविंग अप द बिलीफ इन टेररिज्म एंड इंडिविजुअल हीरोइज्म, इन विच ईयर डिड भगत सिंह स्टैब्लिश्ड पंजाब नौजवान भारत सभा एज एन ओपनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरीज? तो हमें बताना है कि जो भगत सिंह थे उन्होंने पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की थी? ये जो मूवमेंट था ये स्टार्ट किया गया था जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनके अगेंस्ट में। इसमें यूथ भी थे, वर्कर्स भी थे और पीजेंट्स भी थे, और इसकी स्थापना की थी 1926 में। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। 1926 में किसने की थी? भगत सिंह ने।
विच ब्रिटिश ऑफिसर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मार्चेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड कौन है? जनरल डायर, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, सेंट जॉन साइमन या फिर लॉर्ड इरविन? तो राइट आंसर होगा जनरल डायर। कब हुआ था? 1919 में 13 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसिडेंट ऑन 29 मार्च 1857 वर मंगल पांडे फायर्ड एट द यूरोपियन ऑफिसर विच इज सीन एज द इमीडिएट ट्रिगर फॉर द बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैपेंड एट। जो स्टोरी हमें पता है कि मंगल पांडे ने एक ऑफिसर के ऊपर गन शूट कर दिया था उनको, जो घटना हुई थी 1857 में। कि मंगल पांडे कौन सी छावनी से बिलोंग करते थे? बैरकपुर छावनी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी ये, और ये डेट भी याद रखना 29 मार्च 1857, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाली शिफ्ट मतलब इस जो 2025 का जो पेपर था उसमें लगभग हर शिफ्ट में 1857 का क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। द कॉम्बिनेशन एक्ट 1799 प्रोहिबिटेड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस इन द यूएसए, इंग्लैंड, रसिया या फिर फ्रांस? तो राइट आंसर होगा इंग्लैंड में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज इंडियाज सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड? कब जो सेकेंड हमारा 5 ईयर प्लान था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1956 में किया गया था, और इसमें जो हमारे उद्योग थे उन पर ज़्यादा फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वॉज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन अडोप्टेड बाय फ्रांस? जो राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन ये कब अडोप्ट किया गया था फ्रांस में? 18 जून 1789, 26 अगस्त 1789, 20 अगस्त 1789 या फिर 17 जून 1789? तो राइट आंसर होगा 26 अगस्त 1789। Who was the founder of Grand National Consolidated Trade Unions? थॉमस पेन, रॉबर्ट ओवन, फ्रेडरिच एंजल्स या फिर कार्ल मार्क्स? तो राइट आंसर होगा रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच? जो करेक्ट मैच नहीं है, क्वेश्चन में नहीं अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन गलत करवा देते हैं, ये नहीं है हमारा। जॉर्ज सोरेस, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ऑप्शंस। जॉर्ज सोरेस विधिक सुधार मतलब लीगलिस्ट रिफॉर्मर, माइकल बाकुनिन अराजकता अनार्किज्म या फिर एडवर्ड बर्नस्टीन विकासवादी समाजवादी इवोल्यूशनरी सोशलिस्ट? एंड लास्ट ऑप्शन है एंगल्स वैज्ञानिक समाजवाद साइंटिफिक सोशलिज्म। माइकल बाकुनिन जो कि अनार्किज्म से रिलेटेड थे, ये बिल्कुल सही है। एडवर्ड बर्नस्टीन विकासवादी एवोल्यूशनरी सोशलिस्ट से थे, ये भी सही है। और जो एंगल्स है वो साइंटिफिक सोशलिज्म से थे, ये वाला भी सही है। लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा ये वाला हमारा गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ये। तो फिर ये जो जॉर्ज सोरेस थे ये किससे रिलेटेड थे? रेवोल्यूशनरी लिख देती हूँ मैं, रेवोल्यूशनरी SYNDICALISM रेवोल्यूशनरी सिंडिकलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ नेशनलिटी इन साउथ एशिया 1998 इज रिटन बाय। यहाँ पर बारिश हो रही है तो हो सकता है कि आपके पास भी थोड़ी आवाज़ आ रही हो वीडियो के थ्रू। द ओरिजिन ऑफ नेशनलिटी इन साउथ अफ्रीका 1998 इज रिटन बाय CA बेयली, आयशा जलाल, शेखर बंदोपाध्याय या फिर तपन राय चौधरी? सबसे पहले तो ये वाला देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ नेशनलिटी इन साउथ एशिया ये वाली बुक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा बेयली। ये वाली बुक लिखी गई थी बेयली द्वारा। फिर बात करते हैं आयशा जलाल की। इन्होंने लिखी थी द सोल स्पोकमैन। इन्होंने लिखी थी द सोल स्पोकमैन। फिर शेखर बंदोपाध्याय ने लिखी थी फ्रॉम प्लासी
क्लास सी टू पार्टीशन एंड आफ्टर। एंड लास्ट वाला है तपन रायचौधरी, तो इन्होंने लिखी थी द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ चोल द first session of the Indian National Congress was shifted to Bombay. Where was it intended to be held originally? सॉरी मैंने यहाँ पे चोला पढ़ दिया, कोलेरा है, ठीक है, मतलब हैजा। तो इसमें बताने कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन होने वाला था वो पहले पूना में होने वाला था, लेकिन उसको शिफ्ट करके बॉम्बे में कर दिया जाता है क्योंकि जो पूना में था वहाँ पर हैजा फैला हुआ था, कोलेरा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा पुणे, जो कि दिसंबर में होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इज ट्रू? जर्मन सोशलिस्ट पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्ल कोतेस्की ने इसके विकासात्मक समाजवाद एवोल्यूशनरी सोशलिज्म की योजना तैयार की थी। इसने सीस्टैंग के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ा। इसकी स्थापना 1878 में हुई थी। या फिर लास्ट ऑप्शन है, यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सबसे बड़ी और सबसे संगठित समाजवादी पार्टी के रूप में उभरी। हमें बताना है जर्मन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सबसे बड़ी और सबसे संगठित समाजवादी पार्टी के रूप में उभरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फाइनल सॉल्यूशन पॉलिसी ऑफ हिटलर रेफर्स टू? हिस्ट्री के टाइम पर जो फाइनल सॉल्यूशन था वो क्या था? सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ ज्यूज़ का एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको हटाना, डिस्ट्रक्शन ऑफ पोलैंड एंड रशियन फैक्ट्रीज, फॉर्मेशन ऑफ एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट, या फिर नेचुरलाइजेशन ऑफ फ्रेंच। जो हिटलर का फाइनल सॉल्यूशन था वो क्या था? सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ ज्यूज़, मतलब वो तो हाथ धो के ज्यूज़ के पीछे पड़ गया था बिल्कुल ही। अगर किसी बच्चे ने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना, तो मैं उसको पक्का सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले वो एनसीईआरटी पढ़े 9th और 10th क्लास की। सारा नहीं पढ़ना, जितना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लो बस अभी के लिए। तो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर जो हैं वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए। फेमस फिलोसोफर कार्ल मार्क्स इज़ क्रिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज? कार्ल मार्क्स कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, वैंग्यूगार्डिज्म, या फिर हिस्टोरिकल आइडियलिज्म, हेगेलियन डायलेक्ट्स। ये तो हेगल से रिलेटेड है। जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है ये कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है, तो राइट आंसर होगा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो चेंजेस होते हैं वो विचारों की बजाय जो भौतिक और आर्थिक संघर्ष होते हैं उनसे होते बदलाव, ठीक है, जैसे कि अमीर और गरीब के बीच हो गया। Which of the following principal organs of the United Nations suspended its operations in 1994? यूनाइटेड नेशन का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसे 1994 में सस्पेंड कर दिया गया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, या फिर द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द सिक्योरिटी काउंसिल। तो राइट आंसर होगा ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1994 में सस्पेंड कर दिया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्टोइका वर द पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय ख्रुश्चेव, स्टोलिन, गोरबाचेव, या फिर लेनिन। तो जो ग्लासनोस्ट था इसको एक ओपननेस पॉलिसी भी कहा जाता है। इसका एम था जो गवर्नमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो लोगों को दी जाए। और जो पेरिस्टोरिका है इसका उद्देश्य था जैसे कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए सोसाइटी के अंदर, और ये रिलेटेड थी यूएसएसआर से। यूएसएसआर ये लगभग 1985-86 के अंदर आई थी, ठीक है, और ये रिलेटेड थी मिखाइल गोरबाचेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक हमारी एक शिफ्ट के क्वेश्चन, मतलब एक शिफ्ट में 27 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आए थे। अभी दूसरी शिफ्ट के स्टार्ट हो गए हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वॉज साइंड बाय द अलाइड पावर्स विद टर्की आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अलाइड पावर्स के साथ तुर्की की कौन सी संधि हुई थी? ट्रीटी ऑफ लोसेन, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन, ट्रीटी ऑफ ट्रायो, ट्रीटी ऑफ सेवर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रीटी ऑफ सेवर्स, जो कि हुई थी अगस्त 1920। एक बार जल्दी जल्दी इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ लोजेंस या फिर लूशन जो भी कहा जाता है 1923 में हुई थी ये। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन 1919 में ऑस्ट्रिया की, और ट्रीटी ऑफ ट्रायन ये 1920 में हंगरी। ठीक है। जो क्वेश्चन में बोल रखे हैं ना अलाइन पावर और तुर्की के बीच में कौन सी संधि हुई थी, तो सेवर्स की संधि होती है, लेकिन तुर्की के लोग इसे मानने से इनकार कर देते हैं, तो इसकी जगह लेती है 1923 की ट्रीटी ऑफ लूसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द मुस्लिम लीग फाउंडेड? 1916, 1920, 1907, 1906। तो राइट आंसर होगा 1906 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विधायी प्रक्रिया के कानून निर्माण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो हमारी विधायी प्रक्रिया है कानून निर्माण की, उसके कुछ चरण दे रखे, इसे हमें सीक्वेंस में लगाना है। पहला है विधेयक का प्रथम वाचन, राष्ट्रपति की स्वीकृति, स्मृति चरण या फिर द्वितीय वाचन और वाद विवाद। तो सबसे पहले आता है हमारा विधेयक का प्रथम वाचन। विधेयक का प्रथम वाचन ये फर्स्ट नंबर पर आएगा। फिर आता है द्वितीय वाचन, फिर आता है स्मृति चरण जिसमें कि डिस्कशन होता है, जांच वगैरह होती है। फिर आता है राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये फोर्थ नंबर पर सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट, फोर्थ, ये ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर है। सबसे पहले आता है प्रथम वाचन, फिर द्वितीय वाचन, फिर स्मृति चरण आता है, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। निम्नलिखित में से किसका रूसी स्थानीय परिषद जेम्स्टवो में प्रतिनिधित्व नहीं था? जमींदार, मध्यम वर्ग, किसान या फिर पादरी वर्ग? तो जो जेम्स्टवो था स्थानीय परिषद, उसमें पादरी जो कलरगी वर्ग थे उन प्रतिनिधित्व नहीं था। इन विच पार्ट ऑफ यूरोप डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट? जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो सबसे पहले किस एरिया में स्टार्ट हुआ था यूरोप के? वेस्टर्न में, ईस्टर्न में, साउथ में या नॉर्थ में? तो सबसे पहले वेस्टर्न एरिया में स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश जनरल्स डिफीटेड रानी ऑफ झांसी? इसमें बताना कि कौन सा ब्रिटिश जनरल था जिसने झांसी की रानी को हराया था? जेम्स आउट्रम, जॉन लॉरेंस, ह्यूज रोज या फिर ऑकलैंड? तो इसी सेम क्वेश्चन आया था लेकिन थोड़ा अलग से घुमा के दे रखा था, वो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था वो वाला क्वेश्चन, और उसके एक्सप्लेनेशन में भी मैंने बताया था ह्यूज रोज इज़ द राइट आंसर। जो ह्यूज रोज था इसने झांसी की रानी को हराया था, मतलब झांसी पर कब्जा किया था। और कब किया था? अप्रैल 1858 में। और जो जेम्स आउट्रम था, जेम्स आउट्रम, इसने लखनऊ में जो विद्रोह था हो रहा था उसको दबाया था। और जो जॉन लॉरेंस थे ये पंजाब में कमिश्नर थे विद्रोह के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, राष्ट्रीय संविधान सभा ने फ्रांस में सामंती विशेषाधिकारी को आधिकारिक तौर पर कब समाप्त किया था? दिसंबर 1789 में, अक्टूबर 1789 में, जुलाई 1789 में या फिर अगस्त 1789 में? फ्रांस में सामंती विशेषाधिकारों को कब समाप्त किया गया था आधिकारिक तौर पर? तो इसका राइट आंसर होगा अगस्त 1789 में। इसका प्रभाव क्या हुआ था? इसमें हुआ क्या था कि जो सामंती विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे। जो टैक्स फर्स्ट और सेकंड नहीं देते थे, फर्स्ट सेकंड स्टेट, अब वो भी देने लगे थे, मतलब तीनों के बीच समानता आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपोए मतलब सिपाही मंगल पांडे बिलोंग्स टू विच इन्फेंट्री? ये वाला क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। जो मंगल पांडे है वो कौन सी इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे? राइट आंसर होगा हमारा 34 नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन फिजिकल कमीशन, भारतीय राजकोषीय आयोग, वो स्टैब्लिश्ड इन 1920, 1922, 1932 या फिर 1921?
राइट आंसर होगा 1921 में फिस्कल कमीशन आया था। इसमें क्या था, जो केंद्र और प्रांत की जो सरकारें होती हैं उनके बीच जो वित्तीय व्यवस्था है, जैसे टैक्सेस हो गए, रिसोर्सेज हो गए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन की जांच करना था। द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज रिटन बाय, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी लिखी है, किसने लिखी है ये, जेम्स मिल ने। क्रिस्टल पैलेस प्रदर्शनी जिसे पहले विश्व मेले के रूप में जाना जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड फेयर मतलब पहला विश्व मेले के रूप में जाना जाता है, जिसे नए औद्योगिक युग के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, कब आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी 1851 में। इसमें क्या होता था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जो जो नए नए आविष्कार होते थे वो दुनिया के सामने प्रदर्शित किए जाते थे। इसमें कांच और लोहे से बना क्रिस्टल पैलेस बनाया गया था जो दिखाया गया था, ठीक है, और ये हुई थी अगस्त में। ये नया क्वेश्चन है तो ये वाला देख लेना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, तो ये कब हुआ था, 1929 में, अक्टूबर 1929। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण हुआ था या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के दौरान मतलब के कारण, या फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था इसलिए हुआ था, यस स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था जिसकी वजह से पूरे विश्व में ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति आ गई थी, आर्थिक मंदी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक रिसर्चेज निम्नलिखित में से किससे जुड़ी एक पत्रिका थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से, ब्रह्म समाज से, कलकत्ता मदरसा से, या फिर संस्कृत कॉलेज से, तो ये जुड़ी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। इसकी स्थापना की थी 1784 में सर विलियम्स जोन्स ने, और जो ब्रह्म समाज की स्थापना ये 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान आधुनिक भारतीय उद्योग के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह आयातित उपकरणों पर निर्भर था, इसे विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, इसे यूरोपीय बैंकर्स द्वारा दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान की गई थी, या फिर इसे औद्योगिक प्रशासन के विरोध का सामना करना पड़ा था। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, भारतीय औद्योगिक विकास के बारे में जो सही नहीं है हमें वो बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इसे यूरोपीय बैंकर्स और लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स के माध्यम से सहायता प्रदान की गई थी, तो ये वाला हमारा गलत है, तो इसमें नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में। ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की अवधारणा को कब छोड़ दिया, जो 1840 के दशक से ब्रिटिश आर्थिक नीति का केंद्र रही थी। इसका राइट आंसर होगा 1931 से 1932 के बीच। ग्रेट ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग के औद्योगिकरण और मशीनीकरण के खिलाफ विरोध करने वाले हिंसक आंदोलन का काल्पनिक नेता किसे माना जाता है, रॉबर्ट ओवन, जनरल लूड, या फिर जॉन बुल जॉन की, तो जॉर्ज लूड को काल्पनिक नेता माना जाता है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में कपड़ा उद्योगों के औद्योगिकरण और मशीनीकरण के खिलाफ विरोध करने वाले हिंसक आंदोलनों का काल्पनिक नेता जनरल लूड है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और मध्य भारत में यह विद्रोह भीषण था, मतलब काफ़ी अच्छा फैल रहा था, अच्छे से चल रहा था ये वाला विद्रोह। पंजाब और बॉम्बे की सेनाएं अंग्रेजों के प्रति वफादार रही। बंगाली बुद्धिजीवियों ने विद्रोहियों के आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया। विद्रोह के दौरान भारत का दक्षिणी भाग अप्रभावित रहा। तो दिल्ली यहाँ पर तो ये अच्छे से चल रहा था, ये भी ठीक है। पंजाब और बॉम्बे की सेनाएं ने अंग्रेजों के प्रति वफादार रही थी, ये भी ठीक है। बंगाली बुद्धिजीवियों ने, जो बुद्धिजीवी थे ना वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, नहीं पूछ रखा था ना, ठीक है। और विद्रोह के दौरान भारत का दक्षिणी भाग अप्रभावित रहा, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड में कई औद्योगिक श्रमिकों और कारीगरों ने विरोध के रूप में मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया था। तो अगर आप एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ोगे ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला, तो उसमें ये वाला बहुत अच्छे से डिटेल से स्टोरी दे रखी है, और जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो इसी से ही होता है, ठीक है। तो अच्छे से एक बार पढ़ लेना, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर होगा, रशियन रेवोल्यूशन का हो गया,
और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, ये चैप्टर एक बार अच्छे से देख लेना आप लोग। और अब तो यूट्यूब पर भी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाती है, सुन लेना बस। तो ये जो स्थिति हुई थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान कि जो मशीनें थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया था, तो इसे क्या कहा जाता है? लुडाइट्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं, एक नया क्वेश्चन मिला है ये। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने दी थी? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो लॉर्ड वेलेस्ली की ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। एक मिनट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी की थी, राइट? हाँ, डलहौजी की थी ये वाला। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसका यह मानना था कि 1857 का विद्रोह एक मुस्लिम षड्यंत्र है? किसने कहा था कि जो 1857 का विद्रोह है वो एक मुस्लिम षड्यंत्र है? जॉन सिली ने, टी.आर. होम्स ने, जेम्स ओट्रम ने या फिर एस.एन. सेन ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जेम्स ओट्रम ने ये कहा था। इंग्लैंड में किस सुधार अधिनियम ने तो हमारा राइट आंसर होगा 1884 का सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में कृषि श्रमिकों को मतदान का अधिकार दिया गया था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में पारंपरिक पदानुक्रम हायरार्की के संदर्भ में फर्स्ट स्टेट शब्द का तात्पर्य क्या है? नोबल्स, कुलीन वर्ग, राजशाही, पादरी वर्ग या फिर व्यापारी? फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? कैलर्गी, पादरी वर्ग आते थे। सेकंड स्टेट में राजशाही आते थे, और जो बच जाते थे वो सारे के सारे थर्ड स्टेट में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 में। और इसकी घोषणा कब की गई थी? आई थिंक 19 अप्रैल। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ हिटलर्स ऑटोबायोग्राफी मेन कैंप मीन्स? मेन कैंप का मतलब क्या होता है? माई स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने वर्साई की वार्ताओं में जर्मनी के साथ किए गए कठोर व्यवहार के विरोध में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल छोड़ दिया था? मतलब किसने जर्मनी के ऊपर जो वर्साई की संधि ला दी गई थी 1919 में, उसका विरोध किया था? तो विलियम बेवरिज, अल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो या फिर जॉन मेनार्ड कीन्स? तो राइट आंसर होगा जॉन मेनार्ड कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1944 के डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, जिसमें एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गठन का सुझाव दिया गया था जो आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना था? 1944 में डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन होता है जिसमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का एक सुझाव दिया जाता है जो कि आगे चलकर यूनाइटेड नेशन बनता है। तो ये बताना है कि कौन से देश ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो राइट आंसर होगा फ्रांस ने इसमें भाग नहीं लिया था। रूस, चीन और यूके सारे इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की 1859 की बुक ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोडक्टिव फोर्स नहीं था? कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स, लेबर पावर या फिर मशीन या फिर आइडियोलॉजी? तो जो आइडियोलॉजी है वो एक प्रोडक्टिव फोर्स नहीं होता। जो मशीन होती है, लेबर होती है, रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो सब एक प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो एक प्रोडक्शन फोर्स होते हैं। लेकिन जो आइडियोलॉजी होती है वो एक प्रोडक्शन फोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा रूस में एक क्रांतिकारी दल नहीं था? इसमें बताना कौन सी एक रूस की एक पार्टी नहीं थी। समाजवादी क्रांतिकारी, द सोशल रेवोल्यूशनरी, कुलक, बोल्शेविक या फिर मेंशेविक? तो मेंशेविक भी थी, बोल्शेविक भी थी और द सोशल रेवोल्यूशनरी ये भी थी। लेकिन जो कुलक थी ये कोई भी एक पार्टी नहीं थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2, कौन सा नहीं था। नहीं वाले क्वेश्चन देखो कितने सारे आ रहे हैं ना। अगर आपको सच में अब तक क्लास देख रहे हो आप, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है। निम्नलिखित में से कौन 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे? तो फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष ऑफ
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बताने हैं। तो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, और कब बने थे? 1887 में। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? जो एल्बर्ट बिल था, रिपन के टाइम पे आया था ये, ठीक है। तो ये किससे था? हिंदू विधानसभा सीटों के बंटवारे से, नस्ल के आधार पर न्यायिक भेदभाव से, ब्रिटिश भारत में शिक्षा की प्रकृति से, या फिर हिंदू धर्म में परिवर्तित हुए ईसाइयों की संपत्ति के संरक्षण से। तो राइट आंसर होगा नस्ल के आधार पर न्यायिक भेदभाव से। 1883 में ये बिल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए यूटोपियन सोशलिस्ट? जो यूटोपियन सोशलिस्ट है कौन नहीं है ये बताना है। रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, फूरियर, या फिर जेम्स मिल। तो जेम्स मिल एक यूटोपियन सोशलिस्ट नहीं है। यूटोपियन का मतलब क्या होता है कि बहुत मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो यूटोपियन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वॉज प्रोपाउंडेड बाय? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म तो किसकी है? थॉमस पेन की, या फिर रिचर्ड हेयर, नोबोरो करिश्मा, या फिर कार्ल मार्क्स? तो ये किसकी होगी? कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 जो लास्ट है हमारा, बाबा रामचंद्र जो 1920 के दशक में उत्तर भारत में एक महान किसान नेता के रूप में उभरे, मूल रूप से किस स्थान के थे? यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, या फिर महाराष्ट्र? तो ये महाराष्ट्र से थे बाबा रामचंद्र, और ये एक ब्राह्मण परिवार से थे, और इन्होंने काफ़ी सारे किसान आंदोलनों का नेतृत्व भी किया है। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास सच में अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे चाय और चैप्टर्स के साथ।